एहतशाम साहब, ब्रेक से पहले इस हवाले से आप ही गुफ्तगू कर रहे थे, अपने पॉइंट को भी कंटिन्यू कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि जिस टेरिटरी में इस वक्त हम मौजूद हैं, 3 जानिब से हम इस वक्त घिरे हुए हैं। अगर ईरान की टेरिटरी की बात कर लें, अफगानिस्तान की बात कर लें और इंडिया की बात कर लें, वही बात कि हमने यहीं पर रहना है, यही खित्ता हमारा है, इन्हीं को सबको साथ लेकर चलना है। ऐसे में पाकिस्तान का किरदार कितना आप अहम देखते हैं और पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, जिस तरह से सिफारतकारी के महाज पर पाकिस्तान ने इस वक्त अपना नाम बुलंद किया है और जिस तरह से इंगेज कर रहा है तमाम लोगों को, वो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए मारूफ, हम हमेशा एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं जो हम बात कर रहे होते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ की, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। देखिए अब ये 9 मई का सफ़र जहाँ हमें बताता है कि हमारी सफारती सतह पे जो उड़ान इतनी ऊपर गई, वहाँ पे सारी दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान की असल कुव्वत उसकी असली कुव्वत है, अस्करी कुव्वत है। और पाकिस्तान की एक बड़ी बात माननी पड़ेगी कि हमारी जो कमज़ोरी है वो हमारी इकॉनमी है, उसको कैसे ठीक करना है। हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आप एक से ज़्यादा दफ़ा मेरा ख्याल बात की है कि जी पाकिस्तान अब एक सॉफ्ट स्टेट नहीं, हार्ड स्टेट बनेगा। और एक मैसेज था सारी दुनिया को, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लिए। देखें, हमने भाई बंदी में बहुत कुछ सह लिया। वो कहते हैं नहीं ठीक है जी, हमसाए तब्दील नहीं हो सकते, जोग्राफिया तब्दील नहीं हो सकता। हमने बड़ी कोशिश की है, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान में जो हुकूमत आई है, सारी दुनिया उसको देख रही है कि ये जिस तरीके से हिंदुआता स्टेट बना के हिंदू स्टेट बनाना चाहती है, मुसलमानों को जितनी अक़लियत है उनको ख़त्म करना चाहती है। और उस हवाले से पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जो नेटवर्क उन्होंने शुरू किया हुआ है अफ़गानिस्तान के ज़रिए, जो आप पूछ रही हैं, इसी तरह से आप देख लें हमारे यहाँ उन्होंने प्रॉक्सीज पैसे दे के जो काम करवाते हैं, कई लोग पकड़े भी गए हैं। तो ये तो बनाया हुआ वो दुश्मन है मारूफ, जो ये सब कुछ हमारे ख़िलाफ़ करता रहेगा, क्योंकि उसने ग्राउंड पे देख लिया है कि उस पाकिस्तान ने उसको कैसी मार लगाई थी। अब देखें, बात है इसहाक डार साहब ने एक जगह बात की थी कि जी इंडस वाटर ट्रीटी को जिस तरीके से जेपटाइज़ किया गया है और जिसके सस्पेंड किया गया है, उन्होंने कहा कि पानी रोकना एक्ट ऑफ वॉर के मुतरादिफ है। अब मैं आपको इस हवाले से बड़ी अच्छी खबर देता हूँ कि देखें, जहाँ हिंदुस्तान छोटे छोटे डैम बना के पाकिस्तान में जब चाहेगा कि वो पानी रोक लेगा, जब पाकिस्तान को ज़रूरत होगी, नहीं होगा तो वो सैलाब वाली सूरत हाल पैदा होगी। तो पाकिस्तान ने भी इसका तोड़ निकाल दिया। मेरी इत्तला ये है कि पाकिस्तान ने भी अब 4 जगहों पे रिजर्वायर बनाने का फ़ैसला किया है, और जिसमें एक जगह चुन ली गई है मुल्तान और एक चिन्योट, 2 और जगह भी इसको अब पाकिस्तान देख रहा है कहाँ करना है। और एक बड़े लेवल पे पिछले दिनों आपने देखा कि एक आसिफ जरदारी साहब ने एक मीटिंग की थी, वहाँ पे भी उन्होंने जो सिंध के कुछ खदशात थे उनको दूर किया। उन्होंने कहा कि ये बनने चाहिए और पाकिस्तान को अपना ये जिस तरीके से वेपनाइज़ किया पानी को, हम डी वेपनाइज़ करेंगे। एक तो है कि पूरी दुनिया में पहले से ज़्यादा सफारती तौर पे और सब फोरम पे दुनिया को बताएंगे कि हिंदुस्तान ये क्या कर रहा है पानी रोक के, और दूसरी तरफ हम भी अपने तौर पे इसको कैसे हमने टैकल करना है ये करेंगे। और फिर कभी स्टेज ऐसी भी आएगी कि हम ये पानी भी हम छोड़ के उनकी तरफ भी मसाइल पैदा कहते हैं, पंजाबी में होला लेते थे, वो नहीं लेते। पाकिस्तान ने वाकई हार्ड स्टेट बन के दुनिया को बता दिया कि जी पाकिस्तान ने बहुत कुछ सह लिया। 70,000 से ज़्यादा पाकिस्तान के लोगों की शहादतें हुई हैं। तकरीबन आप देख लें हमारा $200 बिलियन का, कुछ लोग तो कहते हैं इससे ज़्यादा हमारी इक़्तिसादियात को नुकसान हुआ है। और ये कुर्बानियाँ हमने दहशत गर्दी के लिए सिर्फ पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया के लिए दी हैं। ये जंग हमने पूरी दुनिया के लिए लड़ी है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़। आज अमेरिका भी कई हवालों से इस बात को मानता है, यूरोपियन यूनियन भी मानती है। अब मसला जो है वो आके अटक जाता है हिंदुस्तान का। देखें, ये वो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में अब तब्दीली कब आएगी, सारे लोग वहाँ पर परेशान हैं, सारे सेगमेंट ऑफ सोसाइटी मारूफ परेशान है, उनकी सियासतदान, मीडिया को उसको टोटली ख़रीद लिया गया, कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में दे दिया गया। अंबानी को देखें, जिसको कोई एयरलाइन का उसको कहते हैं तजर्बा नहीं है, उनको राफेल का ठेका उनको दे दिया। इस तरह बंदर बांट है ना, वो तो बंदर बांट है और उस बंदर बांट है और उसको जिस तरीके से मीडिया को उनके हाथ में दे दिया, वो मीडिया बात ही नहीं करता उनके खिलाफ। जी, आदिल अब्बासी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। आदिल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें एहतशाम साहब का नुक्ता ये है कि सिफारती सतह पर आप जो कामयाबियाँ हासिल कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन इकॉनमी को बेहतर होना चाहिए। इकॉनमी का ज़ाहिर है एक इम्पैक्ट है और वो माइक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल पे नज़र आनी चाहिए। लेकिन मेरी इसमें राय ये है कि बुनियादी तौर पे आप इस ख़राब इकॉनमी या इस स्ट्रगलिंग इकॉनमी के साथ भी जब अपनी एक्सट्रीम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को लेकर गए हैं दुनिया के पास, जब आपने साबित किया मार्का हक़ में मामलात को, तब भी आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। यानी आप अमेरिका को एंगेज कर रहे हैं मिनरल्स के लिए, आप चाइना के साथ CPEC फ़ेज़ 2 पर काम कर रहे हैं, आप सऊदीया के साथ जो है वो इस वक्त डिफेंस मुआहिदा करते हैं। फिर अगर UAE आपसे पैसे मांगता है तो सऊदी आपको देता है, ऑल्दो कि उसकी और रीज़निंग है। लेकिन बुनियादी तौर पर इस खराबे में भी बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा होता निकलता हुआ नज़र आ रहा है। उतना बुरा भी नहीं है इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, होनी तो चाहिए बेहतर, लेकिन नहीं है, तब भी चल रहा है किसी ना किसी तरह सिस्टम। ये नहीं कह रहा बुरा है,
डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ जहाँ हमारे प्लसेस है वहाँ पे एक माइनसेस भी एक ये भी है, किसको ठीक करना है हमने। नहीं वो तो डेफिनेटली ठीक होना है, मैं आपके इस ठीक होने वाली बात से तो इख्तिलाफ नहीं कर रहा, मैं इस पॉइंट को जरा मजीद फर्दर एडवांस करने के लिए आदिल अब्बासी की तरफ जाना चाह रहा हूँ। हाँ जी आदिल, आपने मेरा सवाल सुन लिया? आपका असल में सवाल बड़ा तवील है, ये समझ नहीं आ रहा एग्जैक्ट आप सवाल क्या करना चाह रहे हैं मुझसे, बिकॉज़ इसमें तज्जिया भी शामिल है। तो अगर आप सवाल मुझे आइडेंटिफाई करें तो आई कैन इजीली एक्सप्लेन। जाहिर है उसमें जाहिर है अपनी राय का इजहार करते हुए मैंने यही कहा ना कि मेरी राय में, और उसमें राय का इजहार करते हुए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरी ये राय आप उस राय से निगेट कर सकते हैं। आपको तज्जिए से इख्तिलाफ है तो आप आपकी राय का एहतराम करता हूँ। हाँ, आप उसमें जो सवाल था उसको समझ नहीं पाए तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नहीं मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। सवाल नहीं समझ पाया, मैं रिपीट कर देता हूँ आदिल। कहना क्या चाह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ मैं आपकी राय मैं ये पूछ रहा हूँ कि इकोनॉमी ऑल दो खराब है। अच्छा अब मैं आपको सवाल रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा और सादा कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। इकोनॉमी ऑल दो खराब है, लेकिन इस सब के बावजूद भी सिफारतकारी के जरिए आप इकोनॉमी के जो ग्लिचेस हैं उनको संभालने के लिए अपनी एफर्ट कर रहे हैं और आप अचीव कर रहे हैं। आप मिनरल्स के मुआहदे कर रहे हैं अमेरिका के साथ, आप सऊदीया के साथ डिफेंस डील कर रहे हैं, सऊदीया आपको यूएई पैसे मांगने पर सऊदीया पैसे वापस करता है। तो आप नहीं समझते कि इस खराबी के बावजूद भी हम बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं इकोनॉमिक फ्रंट पर भी? अब ये सवाल है। अच्छा देखें, जो एहतशाम साहब बात करें ना, एहतशाम साहब का जो कॉन्टेक्स्ट था वो मैंने भी थोड़ा सुन सका। वो बेसिकली जो इस वक्त कंडीशन है इकोनॉमिक, वो डेकेड्स पर हमारी जो इकोनॉमी की का जो स्ट्रक्चर था, जो पॉलिसीज थी, उसका रिजल्ट है। और जो हमने वॉर ऑन टेरर में सफर किया ना, अगर आप दुनिया की 8% इकोनॉमी की ग्रोथ वाली कंट्री को भी ले लेना, अगर उसको पाकिस्तान की जैसे टेररिज्म का सामना होता या एक्सट्रीमिज्म का सामना होता या जो आपको चैलेंजेस का सामना रहा है, क्योंकि आपके बहुत सारे इश्यूज हैं, मल्टीपल फ्रंट्स पर आप एंगेज हैं, आपको इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट्स रही हैं। सो उबैद, अगर ये 8% की ग्रोथ की इकोनॉमी भी होती ना तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि लंदन राइट्स हुए, आपने देखा कि लंदन राइट्स में किस तरह सिर्फ सीसीटीवी कैमरा के जरिए उन्होंने वो ट्रायल किया, सारा कुछ किया, लेकिन ओवरनाइट किस तरह वहां पर लुटपुट मची है। सो ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, या फिर किसी कंट्री की सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर वहां से एक दिन के लिए भी आंख ओझल हो जाए तो वो पूरे शहर लुट जाते हैं। और लंदन जो है वो आपको पता है हिस्टोरिक है, उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, उसकी इकोनॉमी, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट, सारा। लेकिन सारी दुनिया ने देखा कि एक रात सिर्फ राइट्स हुए तो क्या हुआ। पाकिस्तान ने तो कई हंगामे बर्दाश्त किए। इसी तरह आप कई कंट्रीज की, अब मैं मिसाल नहीं देना चाहता क्योंकि कुछ हमारे मुस्लिम वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जिनके अंदर थोड़े से हालात खराब हुए तो उनकी इकोनॉमी का इस वक्त क्या हाल है। आप देख लें, सिर्फ छोटी सी वॉर से जो है, एक सिर्फ मिसाइल लगने से जो है वो पूरी की पूरी इंप्रेशन ही चेंज हो गई, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, इन्वेस्टमेंट निकलना शुरू हो गई, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग लोगों ने करना बंद कर दी। तो वो जो पाकिस्तान ने भुगता है, जो पाकिस्तान ने सहा है, जो पाकिस्तान ने वो सब कुछ किया, उस फेज से निकलते हुए पाकिस्तान ने जो कुछ भी स्टेप्स अब तक लिए हैं, वो किसी हद तक ये बात दुरुस्त है आपकी कि पाकिस्तान ने एफर्ट्स की हैं, लेकिन हमें इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस इतने थे कि हमारी जो इकोनॉमी थी ना वो सर्वाइव नहीं कर सकी। अब जो हम बात करें, देखिए ये बात ठीक है कि आप कुछ लिए गए हैं, लेकिन आज भी हमें वन विंडो ऑपरेशन क्रिएट करना होगा ताकि इस मुल्क में एफडीआई भी आ सके और साथ में जो अपने पाकिस्तानी पैसे बाहर लेके चले गए वो भी आ सके। तो उसके लिए आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जरूरी है जिसकी वजह से लोग वापस पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। अब अगर मिडिल ईस्ट से कैपिटल विड्रॉ हो रहा है और दुनिया में इधर उधर जा रहा है तो वो पाकिस्तान भी किसी हद तक वापस आ रहा है या किसी हद तक वापस आना भी है। तो उसके लिए हमें फिर ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है कि जिसमें हम अपने बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट कर सके। और जहां तक ये मार्का हक की बात है, तो मार्का हक की ही वजह से पाकिस्तान का एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर का रोल जो है वो हाईलाइट हुआ, और उस नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग कर ली रीजन के अंदर। उसी वजह से अमेरिका जैसे मुल्क को पाकिस्तान के साथ जो है वो अपने रिलेशनशिप को बेटर करना पड़ा जब उनका खुद अपना क्राइसिस जो है वो स्टार्ट हुआ। और एक साल का सफर जब आज हम बात कर रहे हैं, जब आज हम यहाँ पहुंच गए हैं, तो हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी इतनी एक्सीलेंट रही है और इतनी अप टू द मार्क रही है कि जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट पे, जो थर्ड वर्ल्ड वॉर को इनवाइट कर रहा था कॉन्फ्लिक्ट, उसको सीज फायर कराने में पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले करके फॉरेन पॉलिसी में भी अपनी रिट स्टैब्लिश कर ली है। सिर्फ सिक्योरिटी रिट स्टैब्लिश नहीं की बल्कि फॉरेन पॉलिसी में भी कर ली है। बट देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो दोनों डेफिनेटली। अच्छा, इसमें आदिल, इसमें आपने एक कंपैरिजन पेश किया।
एक कंपैरिजन पेश किया, ज़रा मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा इस तनाजुर में देखें, फिर मैं एहतशाम साहब को भी इंगेज करता हूँ। बुनियादी तौर पे लंदन राइट्स की बात करें या अभी आप रिसेंट वाक़यात में यूएई की बात कर लें या आप बोलें कि जी सऊदीया पे जिस तरह से मिसाइल चले, वहाँ जो चीज़ मिसिंग है, लंदन राइट्स जो इंटरनल मामलात हैं वो तो एक अपनी जगह, लेकिन यूएई वाले मामलात को देखें या मिडल ईस्ट पे इस वक्त जो बमबारी हो रही है, इधर जो चीज़ हमें बचा गई या इस सारी सूरत हाल में जो हम पैनिक नहीं करते वो तो डेटरेंस है ना। यानी हमें यह पता है कि एक आएगा तो 3 जाएंगे, मतलब हम जो इस सूरत में जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार रहते हैं, इस वजह से हमारे यहाँ वो क्यास नहीं होता ना। तो ये इक्वेशन तो बिल्कुल किसी सूरत कंपैरिजन बनता है इसका, या किस तरह से इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? मुझसे पूछ रहे हैं आप? उन हालात के इन हालात से आदिल से पूछा, आदिल से। जी, आप क्या कह रहे हैं कि इन हालात को उन हालात से कंपेयर? हाँ, यानी यहाँ पे डिटरेंस का फैक्टर डेफिनेटली मौजूद है ना। यानी यूएई को ये पता है कि यूएई ने जवाब नहीं देना, यूएई ने डायरेक्टली ईरान को एंगेज नहीं करना। वो अभी तक भी जो है वो 2000 मिसाइल खाने के बाद भी ये कहते हैं कि हम जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर तो डिटरेंस की वजह से हम उस क्यास में नहीं जा रहे ना। नहीं, हाँ, ये भी पाकिस्तान का रोल है इसमें, आपको पता होना चाहिए। वो तो पाकिस्तान हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन दिस प्रोसेस। पाकिस्तान ने यूएई को मिडिल ईस्ट को रोका हुआ है, कन्विंस किया हुआ है कि आप लोग रिटेलिएट नहीं करें, क्योंकि फिर जाहिर है मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत बड़ी रिफ्ट क्रिएट होती है। पाकिस्तान के ईरान की रिलेशनशिप की वजह से सऊदी अरब के साथ भी पाकिस्तान ने उनके रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए रोल प्ले किया है। मिडिल ईस्ट को भी रोकने के लिए पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अगर आज मिडिल ईस्ट से कोई मिसाइल फायर नहीं हो रहा है इन रिटर्न, तो उसकी बेसिक रीजन जो है वो सिंपल है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ही ने उसको रोका हुआ है। और वो जो हम बात करते हैं राइट्स की, हम सिर्फ ये बात करते हैं ना, देखिए कि जब अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन किसी जगह पे इंटरनल क्रिएट होना चाहे तो वो लंदन में भी हो सकती है। तो पाकिस्तान की तो इतनी वीक इकोनॉमी के साथ पाकिस्तान ने इस इशू को टैकल किया है, तो इसको बड़ा हमें सराहना चाहिए कि पाकिस्तान ने इतने मुश्किल हालात में सरवाइव किया है। कंट्रीज या सिटीज जो है वो स्ट्रगल करती है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी आपको समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने, अब मैं मिसाल के तौर पे आपको बताऊं, कराची के हालात कितने खराब होते थे। कराची का पीस रिस्टोर किया गया, जो गेटवे था आपका, अगर हालात आज वही होते तो आप अभी ये बातें भी ना कर रहे हो, तो कोई और बातें कर रहे हो। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान की इसमें भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है सारे प्रोसेस के। ऑलराइट, आदिल स्टे विद अस, थैंक यू। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं कोमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी, उनको भी वेलकम करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस खालिद साहब। यकीनी तौर पर खुशबाश होंगे, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 साल मार्का हक को हो चुका है। इसके हवाले से तवातुर से हम अपनी एपिसोड्स करेंगे। हमने देखा किस तरह से वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। हम बार बार वॉरफेयर का जिक्र करते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच की गई, उनके टारगेट्स को लॉक किया गया, फिर उनके चैनल के ऊपर हमने अपने सिपह सालार का पैगाम तक जारी कर दिया, यहाँ तक कि हमने उनको इंगेज किया, इस तरह से हमने उनकी सिक्योरिटी को ब्रीच किया। समझते हैं आपके इसमें इंटेलिजेंस और सरप्राइज फैक्टर भी बहुत बड़ा मौजूद था? जी, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, जंगें तो एक मैनिफेस्ट होती हैं उस तैयारी की जो आपने ओवर द इयर्स की होती है। जंग के दौरान ना तो आप तैयारी कर सकते हैं, ना आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, ना आप गलतियों की एवेल्यूएशन कर सकते हैं। जैसे इंडिया के CDS ने कहा था, अनिल चौहान साहब ने 6 और 7 तारीख को जब उनके जहाज़ तबाह हुए थे, तो उन्होंने सिंगापुर इंटरव्यू में कहा था कि हमने गलतियां की, फिर हमने एयरफोर्स ग्राउंड की, फिर हमने अपने टैक्टिक्स इंप्रूव किए और हमने 10 तारीख को कम बैक किया। आप जंग के दौरान 1000 जहाज़ वाली एयरफोर्स दुनिया में 4थे नंबर पर, जिसका मिलिट्री बजट कोई 90 बिलियन के करीब हो, उसको ग्राउंड नहीं करते। ये जंगों की तैयारी के लिए होती है। तैयार आप पहले करते हैं और जंग के दौरान परफॉर्मेंस देखते हैं। ऑलराइट, देख लेते हैं इसको। ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल मैच नहीं है जिसका आप टाइम आउट लेके खिलाड़ी बदल देते हैं। ये जंग होती है, इसके अंदर वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स को आप इंगेज करते हैं। ऑफेंस आपके पास है, ऑफेंस में आपके पास इनिशिएटिव है, आपके पास चॉइस ऑफ वेपन है, आपने जहाज़ों का और ज़मीन से बहरी कहाँ से हमला करना है वो आपके पास है, टाइम आपके पास है, टारगेट आपने चुने पाकिस्तान के अंदर, शॉक एंड सरप्राइज आपके हक में है। तो इतनी चीज़ें आपके हक में हैं, तो फिर लोग तो पूछेंगे कि वॉर ट्रॉफी कहाँ है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तैयारी की थी वो पीस टाइम में की थी, और पीस टाइम के अंदर जाहिर है आपने इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी होती है, डाटा कलेक्शन करनी होती है। दुश्मन के खिलाफ जब आप इंफॉर्मेशन का डाटा बेस बना लेते हैं, उस पर अपना काउंटर और रिटेलिएटरी रिस्पॉन्स तैयार करते हैं और उसको फिर सीजन करते हैं, यानी प्रैक्टिस करते हैं कि आपकी सेकंड नेचर बन जाए। यही यहाँ पर हुआ था पाकिस्तान में, और खासतौर पर पाक फ़िज़ाइया का बता सकता हूँ कि नियर टू रियल वॉर लाइक सिनेरियो में ये पीस टाइम में 60-60, 70-70 जहाज पाक फ़िज़ाइया ट्रेनिंग करती है। इसीलिए उस दिन जो 75 शुरू में आए थे और फिर बाद में 85 हो गए थे, उनके लिए सरप्राइज नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पीस टाइम में आप करते हैं तो फिर आपको शॉक नहीं मिलता जंग के अंदर। सही।
चिश्ती साहब, अब हम हमेशा से बजट की भी बात करते आए हैं। हमें याद है माजी में जो दिफाई बजट है उसको बड़ा ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता था, और अभी हाल ही तक भी अगर बात करें, सिर्फ 1 साल पहले तक, तो हम ये बातें करते थे कि इतने बजट की ज़रूरत क्या है। लेकिन जब ये जंग हमने देखी, जिस तरह से फिर ये सारी सिचुएशन हमारे सामने बनकर आई, और जो पाकिस्तान की जानब से हथियार इस्तेमाल किए गए, ऐसे ऐसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ जिनके नाम भी शायद हमने पहली दफ़ा सुने, वो टेक्नोलॉजी सामने आई, तो यकीनी तौर पर फिर बजट वाला मामला तो एक तरफ हो जाता है। अब सारे लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई इसमें जितना बजट लगाया जाए उतना कम है। देखिए, इसकी तो कोई कीमत नहीं होती। और हमारा बजट तो वैसे भी निस्बतन बहुत कम है, क्योंकि हमारे ऑफेंसिव डिज़ाइन नहीं है, हमारे रीजनल हेजमनी कोई नहीं है, हमने रीजनल इन्फ्लुएंस कोई क्रिएट नहीं करना, हमने अपनी सॉवरेनिटी का ज़रूर डिफेंड करना है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ख़ास तौर पे मैं, क्योंकि पाक फ़ज़ाइया से मेरा ताल्लुक और मैं एक्सेस भी मुझे पाक फ़ज़ाइया से ही रहा है, तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि पाक फ़ज़ाइया बहुत ज़्यादा सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट्स खुद चला रही है। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, JF-17 थंडर है, अनमैन्ड एंड ड्रोन व्हीकल्स हैं, मिनिशन है, प्रिसीजन गाइडेड लॉइटरिंग मिनिशन है, ये सब हम खुद बना रहे हैं। अब तो खुद बना के हम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में हैं। तो हम तो सस्टेन नहीं कर रहे सिर्फ अपनी एयरफोर्स को, हम तो इकोनॉमिकली वायबल भी रख रहे हैं और बहुत ज़्यादा नेशनल कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं एक्सचेकर के अंदर। तो ये एयरफोर्स की जिम्मेदारी नहीं होती कि फाइटर जहाज़ खुद बनाए। दुनिया में 192 मुल्क हैं, किसी मुल्क ने अपनी एयरफोर्स ने फाइटर जहाज नहीं बनाया। हिंदुस्तान में जो जहाज इस्तेमाल तेजस हुआ है या दूसरे जहाज बनाए जाने की कोशिश हो रही है, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड एक कंपनी है, वो बनाती है। और दुनिया में जितने फाइटर जहाज बनते हैं प्राइवेट कंपनियां बनाती हैं, फिर उस मुल्क की एयरफोर्स को बेचती हैं, फिर हुकूमत एग्रीमेंट करती है उनके साथ और फिर एक्सपोर्ट की परमिशन देती है। तो हमारा तो पहली एयरफोर्स है दुनिया में जिसने, दुनिया में 10-11 मुल्क हैं जो अपना फाइटर जहाज बनाते हैं 192 में से, उनमें से तमाम की तमाम प्राइवेट कंपनियां बना रही हैं। ये वाहिद मुल्क है जिसने सबक सीखा, जिसने लेसन ये लर्न किया कि 65 की जंग में अमेरिका ने हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए, 71 की जंग में भी कर दिए, फिर आया सोवियत यूनियन, तो हमें F-16 40 दिए गए, लेकिन जो ही सोवियत यूनियन वापस गया और डिसइंटीग्रेट हो गया, हमारे F-16 के $658 मिलियन रोक लिए गए, उसके बदले में गंदम ऑफर की गई थी। तो हमने तो 90s में सीख लिया था कि जब तक आप सेल्फ रिलायंट नहीं होंगे आप नहीं आगे चल सकते। और ये हमने नहीं कोई इनोवेट किया था। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 13 अप्रैल 1948 PF अकेडमी रिसालपुर तशरीफ ले गए और कहा कि ओनली थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड सेल्फ रिलायंस पाकिस्तान एयरफोर्स कैन बी वर्दी ऑफ पाकिस्तान। तो ये तो हमें 78 साल पहले हुक्म दे के चले गए, तो ये तो उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन हो रही है जो आप देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।